नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनहित और सच्चाई को समर्पित इस विशेष डिजिटल मंच पर। मैं हूं आपका साथी विकास और आज की इस बेहद महत्वपूर्ण पेशकश में ईपीएफओ के भीतर से ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में खलबली मचा दी है। जिस सच्चाई को मुख्यधारा के मीडिया ने विज्ञापनों के दबाव में अनदेखा कर दिया था, आज आपका यह साथी उसी जमीनी हकीकत का पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रखने जा रहा है। पर सच कहूं साथियों, कई बार मन बहुत निराश हो जाता है। आप सभी के बुढ़ापे के हक और सम्मान के लिए इस व्यवस्था से लगातार संघर्ष करने के बावजूद जाने क्यों आप इस चैनल से जुड़ने में हिचकिचाते हैं। न आप वीडियो को लाइक करते हैं और न ही कमेंट करके बताते हैं कि आप देश के किस क्षेत्र, किस जिले या किस पीएफ कार्यालय से इस विश्लेषण को देख रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस मंच को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबाएं। खैर, फैसला आपका है। शायद सच्ची आवाज उठाने वालों का मोल लोग तब तक नहीं समझते जब तक बहुत देर न हो जाए। पर ध्यान रखिएगा, आप साथ आएं या ना आएं, आपका ये भाई आपके अधिकारों की जंग कभी नहीं छोड़ेगा। मुख्य मुद्दे पर चलने से पहले जरा देश के मौजूदा हालात पर भी नजर डाल लेते हैं। कहीं खदानों से करोड़ों का कोयला गायब होने की खबरें आती हैं, तो कहीं शिक्षा विभाग में पर्चा लीक की घटनाएं सामने आती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो कभी धार्मिक स्थलों के चढ़ावे और दान के हिसाब में गड़बड़ी मिलती है। गाड़ियों में घटिया स्तर का ईंधन भरे जाने से लोगों का नुकसान हो रहा है और इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच नीति नियंता जनता के मूल सवालों से मुंह मोड़े बैठे हैं। क्या आम नागरिक का भविष्य वास्तव में सुरक्षित दिशा में बढ़ रहा है? देश ने ऐसी नीतियां भी देखीं जिन्होंने समाज को विभिन्न खानों में बांट दिया, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा गया, संवेदनशील इलाकों में तनाव पनपने दिया गया और कंपनियों से चंदे जुटाए गए। सीमा पर हमारे वीर जवान शहीद हुए, हजारों सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, विवादित कृषि नीतियां लाई गईं, अल्पकालिक सैन्य भर्ती व्यवस्था के जरिए युवाओं के भविष्य को सीमित किया गया और केंद्रीय एजेंसियों की स्वायत्तता पर सवाल खड़े हुए। जब निजी और राजनीतिक हितों के लिए इतने बड़े बड़े नीतिगत बदलाव किए जा सकते हैं, तो सोचिए कि शासन की जिस बागडोर से जनसरोकार साधे जाने चाहिए थे, वहां आम आदमी आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। इन सब परिस्थितियों पर आपकी क्या राय है? आइए बिना समय गंवाए आज के मुख्य विश्लेषण पर आते हैं। साथियों, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देश के लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पर स्थिति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये दावा बिना किसी आधार के नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे ठोस संकेत हैं जिन्हें देखकर विभागीय कार्यशैली की असलियत पूरी तरह सामने आ जाती है। प्रशासनिक हीलाहवाली का वह प्रमुख कारण आपको इस वीडियो में आगे पूरी तरह स्पष्ट होने वाला है। वित्त मंत्रालय के शीर्ष नीतिगत गलियारों से आ रही सूचनाओं के अनुसार पेंशन संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर आंतरिक समीक्षा स्तर पर व्यापक मंथन हुआ है और जिस फाइल को वर्षों से लंबित रखा गया था, उस पर आवश्यक बजटीय आवंटन का रास्ता निकालने को लेकर चर्चाएं अंतिम दौर में हैं। सूत्रों के अनुसार पेंशन फंड में वित्तीय सहायता के मुख्य पेंच को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ठहरिए, इस सकारात्मक संकेत के बीच एक बड़ी प्रशासनिक बाधा भी खड़ी की जा रही है, जिसे न समझा गया तो वास्तविक हकदारों को निराशा हाथ लग सकती है। वित्त विभाग की ओर से वित्तीय रास्ते खुलने की बात के बीच ईपीएफओ के कुछ नीतिगत नियमों ने नई उलझन पैदा कर दी है। अधिकारियों द्वारा ऐसी शर्तें जोड़ी जा रही हैं जो लाखों बुजुर्गों को उनके अधिकार से वंचित कर सकती हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि 7,500 रुपये और भत्ते का लाभ पाने के लिए 20 से 25 साल पुराने सभी सेवा रिकॉर्ड और संयुक्त विकल्प पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। आप स्वयं विचार कीजिए कि जो औद्योगिक इकाइयां दशकों पूर्व बंद हो चुकी हैं, जिनके पुराने संचालक अब नहीं रहे, उनके पुराने दस्तावेज एक 75 से 80 वर्ष का लाचार बुजुर्ग कहां से जुटाएगा? क्या यह पेंशन का वास्तविक लाभ देना है या बुजुर्गों को दफ्तरों की जटिल कागजी कार्यवाही में उलझाकर थका देने का तरीका है? अब बुजुर्ग, पेंशन भोगियों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब कोई भी कागजी टालमटोल स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश भर के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों तक स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि निर्णय अब आमने सामने और तुरंत होना चाहिए।
यदि सरकार और संबंधित विभाग ने बिना किसी अनुचित शर्त के 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और डीए का वैधानिक गजट आदेश जारी नहीं किया, तो आक्रोशित पेंशनधारक सभी क्षेत्रीय दफ्तरों पर सांकेतिक ताले लगाने को विवश होंगे। श्रम विभाग के आंतरिक स्रोतों से जो समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है, उसने अधिकारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक आंतरिक वित्तीय उपसमिति ने स्वीकार किया है कि दशकों पुरानी पेंशन गणना पद्धति वर्तमान जीवन यापन के खर्च के हिसाब से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है। आज के भीषण महंगाई के दौर में किसी को 1,000 या 1,500 रुपये मासिक पेंशन देना उसके मानवीय गरिमा के अधिकार की अवहेलना है। हालांकि कुछ अधिकारी अब भी यह दलील देकर फाइल अटकाना चाहते हैं कि 78 लाख पेंशनरों को 7,500 रुपये और महंगाई राहत देने से पेंशन फंड पर भारी वित्तीय दबाव आ जाएगा। परंतु जब वित्त विभाग से पूरक बजटीय सहायता का विकल्प तलाशे जाने के संकेत मिले हैं, तो विभाग के पास अब इस मामले को टालने का कोई मजबूत आधार नहीं बचा है। अब आइए ईपीएफओ के उस वित्तीय प्रबंधन की पड़ताल करते हैं जिसे लेकर लंबे समय से संशय बना हुआ है। प्रशासन कोष में कमी की बात करता है, जबकि आधिकारिक आंकड़े अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। वर्तमान में ईपीएफओ के पास लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का विशाल संचित कोष मौजूद है। इस पूंजी को विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों तथा पूंजी बाजार में निवेश करके प्रतिवर्ष भारी मुनाफा अर्जित किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि जब श्रमिकों और कर्मचारियों की मेहनत की कमाई से जुटाए गए धन पर बाजार से मोटा प्रतिफल मिल रहा है, तो उस लाभ का एक छोटा सा हिस्सा उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को क्यों नहीं मिल पाता? जब सालाना रिटर्न खरबों रुपए में दर्ज हो रहा है, तो 78 लाख बुजुर्गों को 7,500 रुपये और डीए देने पर घाटे का तर्क कैसे उचित ठहराया जा सकता है? पेंशनर्स संघर्ष समिति के वित्तीय जानकारों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण यह साबित करता है कि उपलब्ध आंतरिक संसाधनों और उचित प्रबंधन से बढ़ी हुई पेंशन का नियमित भुगतान पूरी तरह संभव है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक परेशानी उन बुजुर्गों के सामने आ रही है जो काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायिक फैसलों की मनमानी व्याख्या करते हुए ऐसे जटिल नियम बनाए जा रहे हैं कि 80 से 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक पुराने अभिलेख खोजते खोजते हताश हो जाएं। 25 से 30 वर्ष पुराने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म, बंद पड़ी कंपनियों के सर्विस रजिस्टर और अप्रमाणित प्रविष्टियों की मांग की जा रही है। जो कारखाने वर्षों पहले समाप्त हो गए, उनके कागजात आज कोई वृद्ध पेंशनर कैसे प्रस्तुत करे? शीर्ष अदालत ने पूर्व में स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि महज तकनीकी या कागजी त्रुटियों के चलते किसी नागरिक का वैध पेंशन अधिकार नहीं छीना जा सकता। फिर भी क्षेत्रीय दफ्तरों में दावों को खारिज करने का रवैया देखा जा रहा है। इसी के विरोध में विधिक विशेषज्ञों की टीम न्यायिक अवमानना से जुड़े विकल्पों पर भी आगे बढ़ रही है, ताकि जिम्मेदार अफसरों को व्यक्तिगत जवाबदेही के दायरे में लाया जा सके। इस समय विभिन्न औद्योगिक केंद्रों से पेंशनधारक लगातार आवाज उठा रहे हैं और स्थानीय कार्यालयों पर झापन सौंप रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि अब खोखले वादों से समाधान नहीं निकलेगा। जब तक केंद्र से औपचारिक गजट अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक आंदोलन की धार कम नहीं होगी। जगह जगह सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन अपने वैध हक के लिए संघर्षरत वरिष्ठ नागरिकों का संकल्प किसी भी प्रशासनिक दबाव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये व्यापक जनभावना अब एक बड़े देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो चुकी है। साथियों, स्थिति इतनी गंभीर है कि माह का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने पर भी लाखों पेंशनधारकों के बैंक खातों में पिछले महीने की तय राशि तक नहीं पहुंच पाई है। वृद्ध पेंशन भोगी जीवन रक्षक दवाओं और रोजमर्रा के खर्च के लिए भटक रहे हैं। कारण बताया जा रहा है केंद्रीय बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली की खामियां। जिन बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट उम्र के कारण स्पष्ट नहीं आ रहे, या जिनके पहचान पत्र और बैंक पासबुक के विवरण में अक्षरों का मामूली फर्क है, उनका भुगतान अटक गया। क्या नाम मात्र की पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के साथ ऐसा प्रशासनिक व्यवहार उचित है? इस स्थिति पर संघर्ष समिति के नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए अल्टीमेटम दिया है कि रुकी हुई राशि का तुरंत भुगतान किया जाए, अन्यथा देशव्यापी स्तर पर विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। संसद के भीतर भी जनप्रतिनिधियों ने इस विषय पर तीखे प्रश्न उठाए हैं।
सदन में पूछा गया कि जब बड़े कारोबारी समूहों के भारी भरकम आरएनपीए या बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं, तो देश की प्रगति में जीवन खपाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा देने में खजाने पर संकट कैसे आ जाता है। सरकार संसद में कहती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस नहीं लाया जा सकता और वे सरकारी कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लेकर आए हैं। परंतु हमारा सवाल यह है कि निजी कारखानों, कपड़ा मिलों और असंगठित सेक्टर में 30 से 35 वर्ष कठिन परिश्रम करने वाले 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासनिक खर्चों और भव्य भवनों पर तो धन की कोई कमी नहीं होती, फिर बुजुर्गों के न्यूनतम भरण पोषण पर बजट का रोना क्यों? राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सभी प्रांतीय प्रतिनिधियों की आपात बैठक के बाद एक बेहद कड़ा संकल्प पत्र जारी किया है। हालिया संसदीय कार्यवाही के दौरान भी ईपीएस 95 के अंतर्गत लंबित मांगों और पेंशन अड़चनों को पुरजोर तरीके से उठाया गया। सदन में श्रम एवं वित्त मंत्रालय के समक्ष आंकड़े रखते हुए सवाल किया गया कि जब सांसदों और जनप्रतिनिधियों के भत्तों व पेंशन में बिना किसी विरोध के तुरंत संशोधन हो जाता है, तो फिर 50 साल देश की उत्पादकता बढ़ाने वाले कामगारों को मात्र 1,000 रुपये में गुजारा करने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? क्या नीति निर्माताओं को यह एहसास है कि खाद्य तेल, गैस और दवाओं के वर्तमान मूल्यों में 1,000 रुपये में एक सप्ताह का निर्वाह भी असंभव है? डिजिटल सिस्टम के नाम पर 80 वर्ष के बुजुर्गों को बैंकों और दफ्तरों के चक्कर कटवाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। मांग की गई है कि सरकार इसी सत्र में 7,500 रुपये डीए और मुफ्त चिकित्सा सुरक्षा का वैधानिक प्रावधान लागू करे। साथियों, इसी बीच संसद में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर भी सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट हुआ है। एक लिखित उत्तर में सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी व्यवस्था को जस का तस बहाल करने का कोई विचार नहीं है। सरकार का तर्क है कि बिना कर्मचारी अंशदान के अंतिम वेतन का 50% पेंशन देना दीर्घकालिक वित्तीय संतुलन के लिए कठिन है। इसी कारण नई पेंशन व्यवस्थाएं लाई गईं और हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर अंतिम वर्ष के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगों पर भी चर्चाएं चल रही हैं, जहां न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांगें उठ रही हैं। परंतु मूल विषय ये है कि ईपीएफओ के विशाल फंड का लाभ उन कामगारों को कब मिलेगा जिनके अंशदान से ये फंड खड़ा हुआ। शेयर बाजार और निवेश से होने वाले खरबों के मुनाफे का लाभ पेंशन धारकों के खाते में क्यों नहीं पहुंचता? 20 लाख करोड़ से बड़े फंड के बावजूद बुजुर्गों की मदद के समय बजट का अभाव बताना तर्कसंगत नहीं है। अब वो समय बीत चुका है जब केवल पत्राचार और ज्ञापनों से समाधान निकलता था। जंतर मंतर और प्रांतीय केंद्रों पर जमा हो रहे पेंशनर्स का एक ही स्पष्ट रुख है कि अब फैसला जमीनी स्तर पर होना चाहिए। संगठन का कहना है कि अब बातचीत केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों को ठोस नीतिगत आदेश सामने रखने होंगे। जब तक सम्मानजनक समाधान नहीं निकलता, तब तक लोकतांत्रिक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। साथियों, इस पूरे प्रयास में आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी पारस्परिक एकजुटता है। लाखों पेंशन धारकों का ये साझा मंच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इसी माध्यम से सही और तथ्यात्मक जानकारी सीधे आप तक पहुंचाई जा रही है। यदि आप अब तक इस मंच से नहीं जुड़े हैं, तो तुरंत जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राज्य, जिले तथा संबंधित पीएफ दफ्तर का नाम अवश्य दर्ज करें। आपकी ये जानकारी जमीनी स्तर पर समन्वय को मजबूत बनाती है। एक तरफ जहां विभिन्न वेतन आयोगों और योजनाओं के जरिए नियमित सेवाओं के लिए संशोधन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ 78 लाख औद्योगिक व निजी क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशनरों की उपेक्षा चिंताजनक है। बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम सभी के लिए समान हैं, तो फिर पेंशन सुरक्षा में ये भारी अंतर क्यों? संघर्ष समिति ने स्पष्ट मांग की है कि महंगाई सूचकांक का लाभ ईपीएस पेंशनरों को भी मिले और 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन के साथ साथ मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाए, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में अधिकांश खर्च केवल चिकित्सा और दवाओं में चला जाता है। अंत में ये बात हम सबको समझनी होगी कि ये संघर्ष अपने सबसे अहम पड़ाव पर है।
यदि अब भी अपनी आवाज बुलंद नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां इस खामोशी पर सवाल करेंगी। अपनी बात को हर मंच तक पहुंचाने के लिए इस जानकारी को अपने सभी पूर्व सहयोगियों, परिजनों और पेंशनभोगी साथियों के साथ साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना पाए। सभी पेंशन धारकों को उनका न्याय संगत हक मिले, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।